निगल लिया तारा। C1023 खंड 4 अध्याय 10231। जैसे ही उसने लुओ फैंग को जाते देखा, जुगेंग ने उसके हाथ में मौजूद कप से हल्की सी चुस्की ली और कहा, लुओ फैंग, ओह लुओ फैंग। मैं विनम्र हो रहा था और यह कहकर आपको कुछ मुंह दिखाने की कोशिश कर रहा था। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि यदि आप मेरी बहन को परेशान करना जारी रखते हैं, तो आप कुछ उपकरणों का उपयोग करने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। जू गैंग अपने कप में शराब पीने के बाद हंसा। शिन, मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मैं पहले जाऊंगा, जू गैंग ने बार में जू शिन से कहा, और फिर लॉबी से बाहर चला गया। एचआर अलायंस मार्केट की तीसरी मंजिल, एक चाय घर के कमरों में से एक। लुओ फेंग ने चेंगू को हंसते हुए कहा, आपने जू शिन के साथ इतनी देर तक बातचीत की। मुझे ऐसा लगता है कि उसे आप में थोड़ी दिलचस्पी है। ऐसा लगता है कि आपके लिए उसे पाना बहुत कठिन नहीं होगा। और फिर जू शिन का भाई आया और आपसे इतनी देर तक बातें करता रहा। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह आपको जीजाजी के रूप में पहचानता है? मैं जीजाजी के रूप में? लुओ फेंग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि भाई चेन ने जू शिन के भाई जू गेंग ने जो कहा उसे नहीं सुना। बकवास मत करो, इसका मुख्य कारण यह है कि हम अतीत में सहपाठी हुआ करते थे। लुओ फेंग हंसे। गाओ फेंग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके और उन्होंने कहा, चूंकि आप लोग सहपाठी हुआ करते थे, तो इससे आपके लिए यह और भी आसान हो जाता है। क्या आप नहीं देखते कि अब जो जोड़े शादी कर रहे हैं उनमें से कई सहपाठी हुआ करते थे? हाँ, लुओ फेंग, ऐसे ही रहो, वे टाई ने हंसते हुए नाटकीय रूप से प्रोत्साहित किया। वह लड़की जू शिन वास्तव में काफी अच्छी है। कई लड़ाके शुक्रवार और सप्ताहांत पर भूमिगत गठबंधन के बार के प्रबंधक की प्रशंसा करते हैं। हर जगह विकृत लोग इस मैनेजर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए वे बहुत डरे हुए हैं। लुओ फेंग हंसे। जू परिवार की मैडम के यहाँ खेलें। जिन लोगों के दिमाग में इस तरह के विचार हैं उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि उनकी मौत कैसे हुई। कैप्टन, चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। लुओ फेंग हंसे, चलो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। गाओ फेंग हंसे, अरे, आप तीन। आपके शरीर का फिटनेस स्तर कैसा चल रहा है? वी टाई ने अपना चाय का कप नीचे रखा और बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। कैप्टन, मेरी मुट्ठी की ताकत लगभग 9650 किलोग्राम है। मेरी गति 102 मीटर सेकंड है, और मेरी प्रतिक्रिया गति परीक्षण के परिणाम शुरुआती सरदार के लिए योग्य हैं। हम तो अब आप एक शुरुआती सरदार के रूप में गिने जाते हैं। गाओ फेंग ने सिर हिलाया। कैप्टन, वे किंग ने यह भी कहा, मेरी मुट्ठी की ताकत लगभग 9510 किलोग्राम है। मेरी गति 106 मीटर सेकंड है, और मेरी प्रतिक्रिया गति परीक्षण के परिणाम शुरुआती सरदार के लिए योग्य हैं। गाओ फेंग और लुओ फेंग दोनों ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ हाँ, अब मेरी बारी है, चेंगू हंसे। मेरी मुट्ठी की ताकत लगभग 7100 किलोग्राम है। मेरी गति 81 मीटर सेकंड है, और मेरी प्रतिक्रिया गति परीक्षण के परिणामों के लिए मुझे शुरुआती सरदार के लिए उत्कृष्ट पाया गया। भाई चेन की प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज है। लुओ फेंग प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। गाओ फेंग हंसे। वह बंदूकों का उपयोग करता है, इसलिए उसके पास पहले से ही त्वरित प्रतिक्रिया गति थी। जेनेटिक मेडिसिन की मदद से इस बार ये और भी तेज हो गया। ऐसा लगता है कि अब आप आग की और भी अधिक दर वाली बंदूकों का उपयोग कर सकते हैं। किसी ऐसे लड़ाकू की प्रतिक्रिया गति के लिए ये काफी दुर्लभ था जो शुरुआती सरदार स्तर तक पहुंचने के लिए गर्म हथियारों का इस्तेमाल करता था। और चेंगू को एक नौसिखिया सरदार के लिए उत्कृष्ट ग्रेड मिला। ठीक है, तुम तीनों। निष्कर्षतः ऐसा लगता है कि आनुवंशिक चिकित्सा का प्रभाव दिख रहा है। गाओ फेंग ने वे टाई और वे किंग की ओर देखा। वे टाई, तुम भाइयों को अभी भी कड़ी मेहनत करते रहना होगा। भले ही लगभग 1 महीना हो गया है, लेकिन आनुवंशिक चिकित्सा का प्रभाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यदि आप प्रशिक्षण जारी रखते हैं, तो आप अभी भी कुछ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। समझ गया। वे टाई और वे किंग ने सिर हिलाया। गाओ फेंग ने चेंगू की ओर देखा। और चेन, अब आपकी मशीन गन बदलने का समय आ गया है। हाँ, इसे बदलने का समय आ गया है। चेंगू ने सिर हिलाया। चेंगू के गर्म हथियार एक मशीन गन और एक भारी स्नाइपर राइफल हैं। उसकी मशीन गन से फायर करने की सबसे तेज दर 300 राउंड प्रति मिनट है, जो प्रति सेकंड 5 राउंड है। चेंगू की पुरानी प्रतिक्रिया गति के साथ, वह इनमें से 4 राउंड 4 राक्षसों के सिर पर मार सकता था, और अंतिम राउंड 5वें राक्षस के शरीर पर वार करेगा। दूसरे शब्दों में, चेंगू के लिए, उसकी मशीन गन मूल रूप से गतिहीन लक्ष्यों पर गोलीबारी कर रही है। इसके लिए भयावह स्तर की प्रतिक्रिया गति की आवश्यकता होती है।
चेंगू की प्रतिक्रिया की गति संभवतः ग्रैंड निर्वाण काल से पहले के लोगों की तुलना में सैकड़ों से हजारों गुना अधिक है, इसलिए यह अजीब नहीं है कि वह ऐसा करने में सक्षम है। मुझे शायद एक प्रकार की RG-112 भारी मशीन गन मिलेगी। इसका कैलिबर 12.7 मिलीमीटर है और यह अत्यधिक शक्ति रखता है। चेंगू की आंखें चमक उठी। यह आग की सबसे तेज दर 1500 राउंड प्रति मिनट तक पहुंच सकता है। यह मशीन गन मूल रूप से आग की उच्चतम दर वाली बंदूक है जिसका उपयोग गर्म हथियारों का उपयोग करने वाला लड़ाकू कर सकता है। अगर आग की दर और भी बढ़ जाती है तो कोई मतलब नहीं है। इस समय ऐसी मशीनें गनें हैं जिनकी आग की दर 7000 से 8000 राउंड प्रति मिनट तक पहुंच सकती है। कुछ तो प्रति मिनट 10,000 राउंड से भी ऊपर जा सकते हैं। हालांकि ये कारगर नहीं है। चेंगू की वर्तमान प्रतिक्रिया गति के लिए वह ये सुनिश्चित कर सकता है कि 1 सेकंड में चलाई गई सभी 10 गोलियां एक राक्षस के सिर पर लगें। ये कुशल है। और चेन, अपनी बंदूक खरीदो और फिर उससे अभ्यास करो। सुनिश्चित करें कि आपको इसकी आदत हो जाए। गाओ फैंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वेट आए, आप भाइयों को भी घर पर प्रशिक्षण लेना चाहिए। भले ही आपके शरीर की फिटनेस का स्तर बढ़ गया है, फिर भी आपको उस शक्ति को लड़ने की ताकत में बदलने की जरूरत है। सुनिश्चित करें कि आप बिजली के हर ऑन्स का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम हैं। कोई चिंता नहीं, कप्तान, वेट आए और वे किंग ने सिर हिलाया। इस दृश्य को देखते हुए लुओ फैंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चीन के लड़ाके इस तरह सोचते हैं, आपको अपनी शक्ति को पूरी तरह से लड़ने की ताकत में बदलने का एक तरीका खोजना चाहिए। अपनी शक्ति को कुशलता से नियंत्रित करें, ऐसा पूर्व में लोग सोचते हैं। पश्चिमी लोगों का भी सोचने का अपना तरीका है। अभी तक पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली लड़ाकू होंग चीनी है। दूसरा सबसे मजबूत लड़ाकू थंडर गॉड पूर्व और पश्चिम के बीच मिश्रित है। हालांकि उनमें कुछ चीनी खून भी है। चीनी मार्शल आर्ट के कुछ विचार आज के लड़ाकू समाज में बहुत लोकप्रिय हैं। कैप्टन, भाई चेन, भाई टाई, भाई किंग, लुओ फैंग ने समूह की ओर देखा और हंसते हुए कहा, मैंने 1 महीने तक घर पर कठिन प्रशिक्षण लिया है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी ताकत काफी बढ़ गई है। हालांकि मुझे लगता है कि मेरी तकनीकों में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका राक्षसों से लड़ना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप घर पर अपना ब्लेड कैसे घुमाते हैं, आप सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी की कल्पना कर रहे हैं। अभ्यास के उस तरीके की तुलना किसी वास्तविक राक्षस के विरुद्ध वास्तविक युद्ध अनुभव से कभी नहीं की जा सकती। तो मैं अकेले जंगल में जाऊंगा और अपनी तकनीक और ब्लेड तकनीक का अभ्यास करूंगा, लुओ फैंग ने कहा। क्या अकेले? गाओ फैंग, चेंगू और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। हाँ, लुओ फैंग ने सिर हिलाते हुए हंसा। दरअसल उसके मन में ये विचार पहले से ही थे, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था। जू गैंग के शब्दों ने उसे छू लिया है। यदि वह पृथ्वी पर सबसे मजबूत योद्धा बनना चाहता है, तो उसे निर्णायक बनना होगा। इसलिए लुओ फैंग ने अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया। गाओ फैंग ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। नहीं, कप्तान, मैं खुद को प्रशिक्षित करने के लिए सेना के पुनः आपूर्ति बेस के बगल में #0231 देश स्तरीय शहर में जा रहा हूँ, लुओ फैंग ने समझाया। मैं किसी भी अन्य बड़े शहर में नहीं जाऊंगा। #0231 देश स्तरीय शहर, पुनः आपूर्ति आधार के बगल में। गाओ फैंग, चेंगू और वेई जिया भाइयों ने राहत की सांस ली। पुनः आपूर्ति आधार के आसपास के राक्षस काफी कमजोर हैं। भीड़ के नेता स्तर के राक्षस जैसे राक्षस सेना के पुनः आपूर्ति अड्डे के ठीक बगल वाले शहर में रहने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो पुनः आपूर्ति बेस के आसपास के शहरों में अधिकांश राक्षस सैनिक स्तर के हैं। कुछ कमांडर स्तर के राक्षस हैं, लेकिन वे अधिकतर निम्न स्तर के कमांडर हैं। यहाँ तक कि मध्यवर्ती स्तर के कमांडर भी बहुत दुर्लभ हैं। चूंकि बमुश्किल कोई कमांडर स्तर के राक्षस होते हैं, प्रत्येक कमांडर स्तर के राक्षस के पास सैकड़ों से हजारों सैनिक स्तर के राक्षस होते हैं। चूंकि सैनिक राक्षसों की विशाल भीड़ है और बमुश्किल कोई कमांडर स्तर के राक्षस हैं, लड़ाकू दस्ते उन्हें कैसे मारते हैं? आप कह सकते हैं, मजबूत लड़ाकू दस्ते भी इस प्रकार के शहरों से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वहां ज्यादा प्रोत्साहन नहीं है। लुओ फैंग ने हंसते हुए कहा, चूंकि वह शहर पुनः आपूर्ति बेस के पास है, मैं अपनी ब्लेड तकनीक में सुधार करने के लिए दिन के दौरान शिकार कर सकता हूं और रात में आराम करने के लिए पुनः आपूर्ति बेस पर लौट सकता हूं। चूंकि यह निकट है और लुओ फैंग की गति के साथ, वह स्वाभाविक रूप से देश स्तर के शहर और पुनः आपूर्ति आधार के बीच आगे और पीछे जा सकता है। उस #0231 देश स्तरीय शहर में वास्तव में कोई मजबूत कमांडर स्तर का राक्षस नहीं है। हालांकि वहां बहुत सारे सैनिक स्तर के राक्षस हैं,
वे टाई ये कहने से खुद को नहीं रोक सके, यदि आप गिर गए तो। टाई, क्या लुओ फैंग भी घिरे होने से डरेंगे? चेंग गू हंसा। वे टाई और वे किंग ठिठक गए और फिर हंसे। राक्षसों की भीड़ भयावह होती है, लेकिन स्पिरिट रीडर ऐसे लोगों का समूह है जो उनसे सबसे कम डरते हैं। वे न केवल उन पर सामने से हमला कर सकते हैं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ वे एक अपार्टमेंट इमारत के शीर्ष तक छलांग लगा सकते हैं। राक्षस काफी ऊंची छलांग लगा सकते हैं, लेकिन उड़ने की तुलना में उनकी तुलना स्पिरिट रीडर से कैसे की जा सकती है? अच्छा विचार। गाओ फैंग प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। लुओ फैंग, मुझे भी अब अपने हथौड़ों के साथ अभ्यास करने का मन हो रहा है। हालांकि मेरे पास ये गारंटी देने की शक्ति नहीं है कि मैं भीड़ में जीवित रहूंगा। लुओ फैंग, तुम कब जा रहे हो? चेंग गू ने पूछा। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं आज तैयारी करूंगा और फिर कल निकल जाऊंगा। लुओ फैंग हंसे। कैप्टन, जब आप लोग जंगल में जाने के लिए तैयार हों तो मुझे एक संदेश भेजें। ताकतवर की राह पर शिखर तक पहुंचने के लिए एक समय में एक कड़वा कदम उठाना पड़ता है। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C2 गुप्त हत्यारा खंड 4 अध्याय 2 गुप्त हत्यारा। चूंकि उसने जंगल में प्रवेश करने का फैसला किया, लुओ फैंग स्वाभाविक रूप से अब और संकोच नहीं करता। यांगझोउ शहर के मिंगयू सेक्टर में दोपहर को लुओ फैंग ने अपने पिता, माँ और भाई को अपनी योजनाओं के बारे में बताया। जब से लुओ फैंग ने एक स्वतंत्र सेनानी बनने का फैसला किया, उसके पिता और अन्य लोगों ने खुद को इस तथ्य के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया कि लुओ फैंग अक्सर शहर छोड़ देंगे। रात में प्रशिक्षण हॉल में चौकोर आकार के शीशे के माध्यम से तारों वाली रोशनी चमक रही थी। ट्रेनिंग हॉल की सफेद दीवार पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में कोई एक विशाल भालू राक्षस से लड़ रहा था जो लगभग 8 या 9 मीटर लंबा था। जैसे ही वह आदमी राक्षस से आमने सामने लड़ा, मजबूत पेड़ गिर गए, पहाड़ की चट्टानें टूट गईं और जमीन टूट गई। ये तबाही का भयावह मंजर था। वह आदमी बिजली की तरह तेज था और उसके ब्लेड में गड़गड़ाहट की आवाज छिपी हुई थी। वीडियो की व्याख्या प्रशिक्षण हॉल में गूंज उठी। यह उन डिस्क के वीडियो में से एक है जो 9 स्टेज थंडर ब्लेड निर्देश मैनुअल के साथ आया था। एक ए रैंक राक्षस, बोल्डर बियर स्टैच्यू। अपने विशाल शरीर के साथ भी इसकी गति अभी भी ध्वनि की गति तक पहुंचती है। लुओ फैंग ने सदमे में दिल से स्पष्टीकरण सुना। यह एक पेशेवर की क्लिप है जिसने 9 स्टेज थंडर ब्लेड के तरीकों में प्रशिक्षण लिया है और ए रैंक राक्षस बोल्डर बियर स्टैच्यू के खिलाफ लड़ रहा था। बोल्डर भालू की मूर्ति भालू प्रकार के राक्षसों में दूसरे स्थान पर है। स्तर वर्गीकरण के अनुसार H स्तर, G स्तर और F स्तर सैनिक स्तर हैं। E स्तर, D स्तर और C स्तर क्रमशः कमांडर स्तर के राक्षस, निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर के हैं। B स्तर, A स्तर और S स्तर भीड़ नेता स्तर हैं। ये बोल्डर भालू की मूर्ति एक मध्यम स्तर के भीड़ नेता की है, जिसकी शक्ति बेजोड़ है। यहाँ तक कि एक तोप भी हीरे से भी सख्त इसकी चट्टान जैसी त्वचा को विस्फोट से नहीं खोल सकती। इतने विशाल शरीर के साथ इसकी गति अभी भी ध्वनि की गति तक पहुंचने में सफल होती है। निस्संदेह इसे गिरोह के नेता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसकी गति ध्वनि की गति तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक नहीं है। हालांकि बोल्डर भालू की मूर्ति में जो शक्ति है वह कहीं अधिक भयावह है। बूम! थोड़ी देर बाद गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ बोल्डर भालू की मूर्ति का विशाल सिर सीधे हवा में उड़ गया। क्या आपने रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है? जब हम वापस आएं तो इसे बेच देना और कॉपीराइट शुल्क को मत भूलें। उस शक्तिशाली सेनानी को चिढ़ाया जिसने हाल ही में बोल्डर बियर स्टैच्यू को मार डाला था। ध्वनि पूरे प्रशिक्षण हॉल में फैल गई। जहां तक उसके चेहरे की बात है, वह स्पष्ट रूप से संपादित और बहुत धुंधला था, इसलिए कोई नहीं बता सकता था कि वह कौन था। जैसे ही वीडियो समाप्त हुआ, दीवार पर लगी स्क्रीन मेनू पर वापस आ गई, जहां बड़ी मात्रा में चैनल उपलब्ध थे। मुझे आश्चर्य है कि मैं उस बिंदु तक कब पहुंच सकता हूं जहां मैं एक चट्टानी भालू की मूर्ति को भी एक झटके में मार सकता हूं। लुओ फैंग ने मन ही मन सोचा। बोल्डर भालू प्रतिमा के साथ सुपर मजबूत लड़ाकू की लड़ाई को एक वीडियो में बदल दिया गया, जिससे पता चला कि उसे पूरा विश्वास था कि वह बोल्डर बियर प्रतिमा को आसानी से मार सकता है। वह शायद एक उन्नत स्तर का वॉर गॉड है। 9 स्टेज थंडर ब्लेड के साथ आने वाली डिस्क कुछ चैनलों पर प्रतिबंधित हैं। शक्तिशाली लड़ाकू विमानों पर कई चैनल 9 स्टेज थंडर ब्लेड के तरीके से प्रशिक्षण के बारे में हैं। हालांकि सभी चैनलों में से केवल एक में स्वयं थंडर गॉड है।
थंडर गॉड के बारे में वीडियो में उन्हें एक प्रशिक्षण हॉल में अकेले प्रशिक्षण लेते हुए दिखाया गया है। इस तरह के एक साधारण प्रशिक्षण दृश्य के साथ लुओ फैंग यह नहीं बता सका कि इसमें इतना खास क्या था। स्पष्ट रूप से दुनिया भर में 9 स्टेज थंडर ब्लेड के तरीके से कई शक्तिशाली लड़ाकू प्रशिक्षण ले रहे हैं। लुओ फैंग ने चौकोर आकार के कांच के बाहर आकाश की ओर देखा और असीमित तारों वाला आकाश देखा। कल से वह अपनी कड़वी ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। दिल की धड़कन के साथ उन्होंने प्रशिक्षण हॉल में प्रोजेक्टर बंद कर दिया और पहली मंजिल पर चले गए। पहली मंजिल पर उसके भाई के कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। एक नज़र में लुओ फैंग ने अपने भाई को अपने कंप्यूटर डेस्क के सामने व्हीलचेयर पर बैठे देखा। हालांकि वह अपने कंप्यूटर को नहीं देख रहा था, बल्कि अपना सिर नीचे झुकाए हुए था और अपने सेल फोन से खेल रहा था। लुओ फैंग ने हल्के से दस्तक दी। लुओ हुआ ने अपना सिर उठाया और दरवाजे पर लुओ फैंग की ओर मुड़ा और यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, भाई तुम अब दस्तक भी नहीं देते। तुम वही हो जिसने दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं किया। लुओ फैंग हंसते हुए अंदर आया और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। तुम क्या कर रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टेक्सटिंग। हाँ, लुओ हुआ मुस्कुराई, हंसी और सिर हिलाया। लुओ फैंग ने अपने भाई की नासमझ नजर को देखने के बाद वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि लुओ हुआ वास्तव में जियोनान नाम की लड़की को पसंद करता था। ये जियोनान कैसा दिखता है? लुओ फैंग भी निश्चित नहीं था। हालांकि जब पिताजी और माँ उसके भाई की व्हीलचेयर को पार्क में धकेलते हैं तो उन्हें जियोनान नाम का व्यक्ति दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि उसने बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा है। उनके माता पिता के पास जीवन का कहीं अधिक अनुभव है और वे किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने में बेहतर हैं। अगर उन्हें लगता है कि वह अच्छी है तो जियोनान शायद वास्तव में अच्छी है। क्या जियोनान तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने लाई है? लुओ फैंग ने पूछा। लुओ हुआ ने हंसते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह इसके लिए बहुत जल्दी है। जियोनान इस साल कॉलेज में सिर्फ एक नई छात्रा है, इसलिए उसके स्नातक होने में अभी भी 3 या 4 साल बाकी हैं। जियोनान को अपने माता पिता को बताने की कोई जल्दी नहीं है। और मैं विकलांग हूँ। जियोनान को शायद अपने माता पिता को बताने का कोई तरीका सोचना होगा, उन्हें सीधे तौर पर बताना परेशानी भरा होगा। अधिकांश माता पिता नहीं चाहते कि उनकी बेटियां विकलांग लोगों से शादी करें। जैसे ही उसने अपने भाई के कड़वे चेहरे को देखा, लुओ फैंग का दिल थोड़ा आहत हुआ। उसकी विकलांग स्थिति उसके भाई के दिल पर लगा दाग है। चाहे वह कितना भी सख्त व्यवहार करे, वह जियोनान के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ काम नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, उसका आत्मसम्मान कम है। हम ठीक है, इसे जारी रखो। मुझे यकीन है कि उसके माता पिता समझ रहे होंगे, लुओ फैंग ने सांत्वना दी, वैसे भी कोई जल्दी नहीं है। अल्पविराम। उस रात लुओ फैंग ने अपने भाई के साथ काफी देर तक बातचीत की। एक अच्छी रात के आराम के बाद वह सुबह तक अपने बैकपैक, ढाल और ब्लेड से पूरी तरह सुसज्जित था और जंगल में जाने के लिए तैयार था। और इस बार अकेले। जियांगनान शहर, उत्तरी सैन्य क्षेत्र। सेना के स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद लुओ फैंग और कुछ अन्य लड़ाके ट्रेन की गाड़ी से बाहर निकले। जंगल। लुओ फैंग ने एक गहरी सांस ली जब वह अकेले ही पुनः आपूर्ति बेस की ओर चल पड़ा। बहुत जल्दी वह पुनः आपूर्ति केंद्र पर पहुंच गया। लुओ फैंग, सिर्फ तुम। पुनः आपूर्ति बेस के गेट पर मौजूद गार्डमैन ने स्कैनर द्वारा प्रदर्शित संदेश को देखा और फिर आश्चर्यचकित भाव से लुओ फैंग की ओर देखा। आप पहले फायर हैमर दस्ते के साथ थे, अब तुम अकेले कैसे हो? अकेले जंगल में आना बहुत खतरनाक है। हाँ, क्या मैं मौत की तलाश में हूँ? मैं पहले भी जंगल में जा चुका हूँ, इसलिए मैं खतरों को जानता हूँ। जल्दी करो और मुझे चाबी दो। लुओ फैंग हंसा। आपकी बात में दम है, आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, इसलिए आपको खतरों का पता है। गार्डमैन ने हंसते हुए चाबी थमाए। H322। चूंकि आप अकेले हैं, इसलिए मैंने आपको एक छोटे आकार का विला दिया है। फायर हैमर दस्ता एक बड़े विला में गया, क्योंकि वे एक दस्ता थे। एक व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से उतनी जगह की आवश्यकता नहीं होती है। ओह हाँ, नाम वांग है। यदि आप मुझे भाई वांग कहते हैं तो ये ठीक है। लुओ फैंग, यदि आपको कभी राक्षसों से कोई सामग्री मिलती है तो उसे मुझे बेचने के लिए आपका स्वागत है। मैं तुम्हें एक संतोषजनक कीमत अवश्य दूंगा। ठीक है। लुओ फैंग को चाबी मिली और वह अपने विला की ओर चला गया। रिसप्लाई बेस में एक विला की दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास कुछ लोग नीचे देख रहे थे और लुओ फैंग को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। ये लुओ फैंग है। ये फायर हैमर दस्ते से लुओ फैंग है। कैप्टन, क्या हमें उसे बाहर निकालने का यह मौका लेना चाहिए? ऐसा कहने वाला वास्तव में टाइगर फैंग दस्ते का झांग जीहू था।
टाइगर फैंग कैप्टन खिड़की के पास चला गया और चुपचाप नीचे देखने लगा। लुओ फैंग ने तुरंत अपनी दृष्टि का क्षेत्र छोड़ दिया। टाइगर फैंग कप्तान ने रुखाई से कहा, वह अकेला कैसे है? क्या तुम लोगों ने फायर हैमर दस्ते के अन्य सदस्यों को देखा? हमने उन्हें नहीं देखा, दस्ते के अन्य सदस्यों ने सिर हिलाया। लुओ फैंग अकेला है, झांग जीहू ने आत्मविश्वास से कहा। मैंने उसे अकेले ही पुनः आपूर्ति बेस के द्वार में प्रवेश करते देखा, मैंने उसके साथ किसी और को नहीं देखा। इसके साथ ही झांग जीहू की आंखें चमक उठी। कैप्टन, हम ही थे जिन्होंने फायर हैमर दस्ते के खिलाफ पहला कदम उठाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फायर हैमर दस्ता जानता है कि यह करने वाले हम ही थे, इसलिए अब हम दुश्मन हैं। आपने स्वयं कहा था कि हमें इस शत्रु को पूरी तरह से नष्ट करना होगा ताकि वे हमें फिर से धमकी न दे सकें। हाँ, बाकियों ने सहमति में सिर हिलाया। जंगल में दूसरों पर हमला करने के बारे में सबसे खतरनाक बात ये कार्य नहीं है, बल्कि उनके जीवित रहने और यह पता लगाने की संभावना है कि यह किसने किया। जल्दी मत करो, टाइगर फैंग कैप्टन ने रुखाई से कहा। हाँ, हमें उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना होगा। जब हमें मौका मिलता है तो हमें फायर हैमर दस्ते को खत्म करना होता है। हालांकि लुओ फैंग अकेला है, वह एक सामान्य योद्धा स्तर का सेनानी है। एक बार जब वह जंगल में प्रवेश करता है तो वह निश्चित रूप से एक सुरक्षित क्षेत्र में रहेगा। उसे मारने से हमें कोई खास फायदा नहीं होगा, वास्तव में यह उन्हें उत्तेजित कर देगा। दस्ते के अन्य सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया। कप्तान ने जो कहा वह समझ में आया। जो व्यक्ति हमारे खिलाफ सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है वह वास्तव में जुड़वां हथौड़ा गाओ फैंग है। टाइगर फैंग कप्तान ने गंभीरता से कहा। गाओ फैंग खुद काफी मजबूत है, वह मेरे स्तर का है और वह इस क्षेत्र में पहले से ही लगभग 10 वर्षों से है, इसलिए उसके कई संबंध हैं और वह काफी मजबूत लोगों को जानता है। अगर वह वास्तव में हम पर हावी हो जाता है तो हमें भी नुकसान होगा। इसलिए जब तक पूरी तरह आवश्यक न हो कार्रवाई न करें। यदि हम कार्रवाई करते हैं तो हमें पहले गाओ फैंग को मारना होगा, उसके बाद हम छोटे झींगों को बाहर निकाल सकते हैं, टाइगर फैंग कप्तान ने उदासीनता से कहा। स्पष्टतः टाइगर फैंग कप्तान ने फायर हैमर दस्ते के अन्य सदस्यों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। कप्तान का अधिकार, झांग जीहू ने सिर हिलाया। उसके बाद बाहर देखते हुए वह ठंडे स्वर में हंसा। हम दयालुतापूर्वक इस झींगा लुओ फैंग को थोड़ी देर और जीवित रहने देंगे। अल्पविराम अल्पविराम। पुनः आपूर्ति बेस के हेच 322 विला में 3 शयन कक्ष, 2 लॉबी और एक बड़ा बाथरूम था। लुओ फैंग ने अपने उपकरण उतारे, स्नान किया और फिर आरामदायक वस्त्र पहन लिया। नमस्कार, मुझे 3 व्यंजन और सूप के साथ -12 भोजन का एक हिस्सा चाहिए। इसके अलावा पे को चाय में बदल दें। लुओ फैंग ने फोन रख दिया और सोफे पर लेट गया। दोपहर के भोजन के बाद मैं -231 देश स्तरीय शहर की ओर निकलूंगा। लुओ फैंग का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। मैं लगभग 2 महीने तक कठिन प्रशिक्षण लेने जा रहा हूँ, शहर और पुनः आपूर्ति बेस के बीच आगे और पीछे जा रहा हूँ। मैं कभी कभी बाघ के दांत वाले दस्ते से टकरा सकता हूँ। अगर मैं उन्हें देखूंगा तो मैं गुप्त रूप से उनका पीछा करूंगा। जब उसने अपने दस्ते के प्रति उनके कृत्य के बारे में सोचा तो लुओ फैंग का दिल असीमित हत्या के इरादे से भर गया। इस तरह की हत्या के इरादे में कोई हिचकिचाहट नहीं है। जब हम जंगल में पहुंचेंगे तो मैं सीधे उन्हें मिटा दूंगा। लुओ फैंग की नजर ने खिड़की के बाहर के क्षेत्र को स्कैन किया। टाइगर फैंग स्क्वाड, मुझे उम्मीद है कि मैं इन 2 महीनों के दौरान आप लोगों से टकरा सकूंगा। जहां तक टाइगर फैंग दस्ते की बात है, लुओ फैंग ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी वर्तमान ताकत के साथ ये पूरे बाघ के दंत दस्ते को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा। C3 खूनी प्रशिक्षण खंड 4 अध्याय 3 खूनी प्रशिक्षण। दोपहर का खाना खाने के बाद लुओ फैंग ने अपनी युद्ध वर्दी पहनी, अपनी ढाल और ब्लेड को अपनी पीठ पर रखा और 8वीं 6ठी श्रृंखला के फेंकने वाले चाकू और 2 9वीं श्रृंखला के फेंकने वाले चाकू को अपनी जांघों पर जेब में डाला। उसके बाद लुओ फैंग ने लड़ाकू फिर से आपूर्ति करने वाले बेस को छोड़ दिया। आज एक काला दिन था, हालांकि हवा काफी ताजा है। अपना ब्लेड चलाए बिना लुओ फैंग जंगल की ओर चला गया। उसके सामने जंगल का टुकड़ा शायद अतीत में खेत था, हालांकि कुछ दशकों के बाद ये घास फूस से भर गया है। लुओ फैंग ने आगे बढ़ने के लिए सबसे छोटे खरपतवार वाले रास्ते की खोज की।
उस हिस्से को पार करने और पुराने खंडहर राजमार्ग पर लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद वह 0231 देश स्तर के शहर में पहुंचे। पो लुओ फेंग ने लान मास्टिफ की पूंछ काट दी, कंदरा बाहर निकाल लिया और फिर कंदरा को अपने बैग में रख लिया। पुनः आपूर्ति बेस से देश के शहर तक केवल 100 मील की छोटी यात्रा में लुओ फेंग ने पहले ही लगभग 1 दर्जन सामान्य सैनिक स्तर के राक्षसों को मार डाला। हर दिन मुफ्त प्रशिक्षण, जहां मैं इससे पैसे भी कमा सकता हूं। आपको ऐसा कुछ कहां मिलेगा? लुओ फेंग थोड़ा मुस्कुराया और एक खंडहर आवासीय क्षेत्र में चलना जारी रखा। इस निर्जन क्षेत्र में बहुत सारे राक्षस छिपे हुए थे। लुओ फेंग ने अपना सिर उठाया और अपने सामने एक आवासीय अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर एक राक्षस की छाया देखी। आधिकारिक तौर पर प्रशिक्षण शुरू करें। लुओ फेंग ने बेरहमी से फर्श पर कदम रखा, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज आई और कंक्रीट का फर्श टूट गया और तोप के गोले की तरह उस तीसरी मंजिल की बालकनी की ओर उड़ गया। कत्लेआम के दिन शुरू। अल्पविराम। कुछ दिनों के बाद शहर के अधिकांश राक्षस पहले ही नष्ट हो चुके थे, क्योंकि लुओ फेंग ने इस 0231 देश स्तरीय शहर में छिपना शुरू कर दिया था। अन्य राक्षसों के विपरीत लुओ फेंग उन्हें तुरंत नहीं मारता। वह पहले अभ्यास के लिए उनसे थोड़ी लड़ाई करेगा और फिर कार्रवाई करेगा। लुओ फेंग हमेशा राक्षसों से सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियों का एक बड़ा थैला पुनः आपूर्ति बेस पर लाता है। पुनः आपूर्ति करने वाले बेस के वांग वेई भी लुओ फेंग की दक्षता से बहुत आश्चर्यचकित थे। लुओ फेंग के प्रशिक्षण का तीसरा दिन। ऐसा लगता है कि आपने आज 198 राक्षसों को मार डाला, कल की तुलना में लगभग 1 दर्जन कम। और इनमें से अधिकतर उच्च स्तरीय सैनिक हैं। मैं इसे आपके लिए पूरा कर दूंगा। 1.5 मिलियन। वह आवाज कैसी है? लुओ फेंग के प्रशिक्षण का 7वां दिन। धिक्कार है, लुओ फेंग, तुम पागल हो। आज तुमने 210 राक्षसों को भी मार डाला। मैं आपको 1.6 मिलियन की कीमत दूंगा। ऐसा नहीं है कि हमने केवल 1 या 2 बार व्यापार किया है, इसलिए मैं आपको अभी बताता हूँ भाई, सैनिक स्तर के राक्षसों को मारना इतना आसान नहीं है। उनमें से कई भीड़ बनाते हैं, इसलिए आप हर बार इतने सफल नहीं होंगे। सुनिश्चित करें कि आप घिरे न रहें। लुओ फेंग के प्रशिक्षण का 16वां दिन। पागल, 182 राक्षस, आज औसत के आसपास। हालांकि सामग्रियों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और यहाँ तक कि सांप जैसे राक्षस भी हैं। मैं तुम्हें 1.5 मिलियन दूंगा। टीएल नोट, जैसा कि लुओ फेंग के उपनाम में है। लुओ फेंग के प्रशिक्षण का 21वां दिन। पागल, मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई निश्चित स्थान मिला है जहां सैनिक स्तर के राक्षस स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? और जब तुम उन्हें मार डालोगे, तो दूसरा तुरंत सामने आ जाएगा। अल्पविराम। लड़ाकू विमानों की पुनः आपूर्ति का आधार इतना बड़ा नहीं था, इसलिए छिपना असंभव था। लुओ फेंग के बारे में अफवाहें तेजी से पूरे पुनः आपूर्ति बेस में फैल गईं। एक पागल व्यक्ति के बारे में जो पैसे के लिए हर दिन सैनिक स्तर के राक्षसों को मारता है। गुणवत्ता से अधिक मात्रा का उपयोग करना। एक निम्न स्तर के कमांडर स्तर के राक्षस की कीमत लगभग 10 मिलियन हो सकती है, लेकिन आप 1000 उच्च स्तरीय सैनिक स्तर के राक्षसों के साथ उस कीमत तक जल्दी पहुंच सकते हैं। हालांकि 1000 उच्च स्तरीय सैनिकों को मारना एक निम्न स्तरीय कमांडर को मारने से कहीं अधिक कठिन है। अधिकांश सैनिक स्तर के राक्षस भीड़ में कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए देखना अत्यंत दुर्लभ है। वह पागल लुओ फेंग, वह पागलों की तरह सैनिक स्तर के राक्षसों को मार रहा है। उसने ये कैसे किया? वह एक दिन में इतने लोगों को कैसे मार सकता है? कौन जानता है? और अगर किसी को ये रहस्य पता भी हो तो कौन बताने को तैयार होगा? हालांकि मैंने सुना है कि वह हर दिन लगभग 10 लाख, लगभग 2 मिलियन कमाने में सक्षम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह एक महीने में 50 से 60 मिलियन रुपए कमा सकेंगे। एक वर्ष में ये 500 से 600 मिलियन है, जो शक्तिशाली सरदार स्तर के सेनानियों के बराबर है। साल में 365 दिन, हर दिन सैनिक स्तर के राक्षसों को पागलों की तरह मारना। कोई भी इंसान इसे नहीं ले सकता। पता नहीं, लेकिन वो पागलपन एक महीने से ऐसे ही चल रहा है। पुनः आपूर्ति केंद्र में बहुत सारे लोग लुओ फेंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। योद्धा स्तर के सेनानियों के लिए उन्होंने लुओ फेंग की प्रशंसा की। योद्धा स्तर के लड़ाके इतनी आसानी से पैसा कमाने में सक्षम नहीं होते हैं। यहाँ तक कि झांग जीहू और वेई जियाबंधुओं जैसे उन्नत योद्धा भी एक वर्ष में केवल 50 से 60 मिलियन ही कमाते हैं। शुरुआती और मध्यवर्ती स्तरों के लिए प्रति वर्ष 10 मिलियन बहुत अच्छा है, और लुओ फेंग सिर्फ एक महीने में 50 से 60 मिलियन कमा लेता है। पागल, निस्संदेह, सरदार सेनानियों के लिए वे बस थोड़े से आश्चर्यचकित हैं। वे इस तरह की चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे।
जहां तक शक्तिशाली वारगॉड लड़ाकों का सवाल है जो कभी कभार पुनः आपूर्ति बेस में प्रवेश करते हैं, वे बस आह भरते थे, ये बच्चा काफी पागल है। दिलचस्प। नवंबर 29, 2056, आसमान में अंधेरा था और हवाएं तेज चल रही थी। शहर के किसी बाजार में पहली मंजिल पर 10 विशाल सींग वाले सूअर लगातार एक युवक को घेरते हुए चिल्ला रहे थे। पूरे शहर में चीख पुकार मचती रही और कुछ अलमारियां पहले ही टुकड़ों में टूट चुकी थीं। सींग वाले सूअर पूरी तरह क्रोधित हो गए और पागलपन से हमला कर दिया। युवक के एक हाथ में शतकोनी ढाल और दूसरे हाथ में भूत ब्लेड था। वह तितली की तरह लहरा रहा था जबकि उसकी हरकतों के कारण कुछ बात की छवियां सामने आईं। एक शब्द, जल्दी, आक्रमण करना। लुओ फैंग, जो लगातार चकमा दे रहा था, ने तुरंत अपने हाथ में भूत ब्लेड घुमाया। इस क्षण में गड़गड़ाहट जैसी कुछ हल्की आवाजें सुनी जा सकती थी। ओह, वास्तव में, उन्होंने कहा कि एक बार जब आपका ब्लेड एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसके चारों ओर की हवा ये ध्वनि बनाना शुरू कर देगी। ब्लेड बेजोड़ सटीकता के साथ प्रत्येक सींग वाले सूअर की गर्दन पर चला गया। उसे अपने फुटवर्क के साथ मिलाने से शक्ति और भी अधिक अद्भुत हो गई। हालांकि वहां कई सींग वाले सूअर थे, एक ही समय में केवल 2 या 3 ही लुओ फैंग पर हमला कर सकते थे। हर बार जब वह 1 या 2 को मारता था, तो लुओ फैंग हमेशा राक्षसों की लाशों का उपयोग करने में सक्षम होता था ताकि कुछ रास्ता ढूंढ सके और राक्षस भीड़ द्वारा पटक दिए जाने से बच सके। यहाँ तक कि कई सरदार लड़ाके भी अपने परिवेश को इतनी सटीकता से संभाल नहीं पाते हैं। तो सींग वाले सूअर का ताजा खून फव्वारे से पानी की तरह बह निकला। कुछ ही पल में 2 दर्जन सींग वाले सूअरों में से आधे मारे गए और अन्य 10 सींग वाले सूअर हालात खराब होने के बाद भाग गए। यह अच्छा नहीं है। यदि यह उच्च स्तरीय सैनिक नहीं है, तो यह पैसे के लायक नहीं है। लुओ फैंग ने सींग वाले सूअरों की सभी लाशों में से 19 उच्च स्तरीय सैनिकों को चुना। उसने उनके सींग काट दिए और उन्हें अपने बैग में रख लिया। अगर मैं उन्हें भूमिगत गठबंधन को बेच दूं तो एक उच्च स्तरीय सैनिक के सींगों की कीमत लगभग $8,000 है। जहां तक सींग वाले सूअरों की अन्य लाशों की बात है, लुओ फैंग उनके साथ परेशान होने में बहुत आलसी था। हालांकि लुओ फैंग को वास्तव में सींग वाले सूअर के सींग इकट्ठा करना पसंद नहीं था। न केवल वे थोड़े भारी थे, बल्कि उनकी कीमतें भी औसत थीं। चूंकि उसके बैग में जगह सीमित है, वह मारे गए लगभग 75% राक्षसों से ही सामग्री एकत्र करता है। उसके द्वारा प्रतिदिन मारे जाने वाले राक्षसों की वास्तविक संख्या 300 से अधिक थी। इसकी मदद नहीं की जा सकी। वह कौन था जिसने सूअर प्रकार और कुत्ते प्रकार के राक्षसों की प्रजनन दर इतनी अधिक कर दी? खून से सने शहर को छोड़ने के बाद लुओ फैंग आराम करने के लिए एक सामान्य 6 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट की छत पर आया। पिछले 50 दिनों के प्रशिक्षण के बाद मेरी तकनीक मुश्किल से रूवेई क्लास में कदम रख पाई है। लुओ फैंग ने उस सारे प्रशिक्षण का उपयोग केवल हत्या करने के लिए नहीं किया। हर बार जब वह राक्षसों के एक छोटे समूह से लड़ता है, तो लुओ फैंग पहले तकनीक प्रशिक्षण से गुजरता है और फिर वह उन्हें मार देता है। इस तरह लुओ फैंग की दक्षता बहुत अधिक होगी। बेशक पिछले 50 दिनों में लुओ फैंग लगभग 20 या उससे अधिक बार खतरे में था। चून की मरते हुए राक्षसों की चीखें कभी कभी और भी अधिक राक्षसों को आकर्षित करती हैं। कुछ 100 से लेकर 1000 से अधिक क्रोधित राक्षसों का सामना करते हुए लुओ फैंग घबराहट में भागने के लिए केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता था। आप कह सकते हैं, उसकी आध्यात्मिक शक्ति के बिना लुओ फैंग पहले ही लगभग 20 बार मर चुका होता। लेकिन यह इसलिए था क्योंकि उसके पास अपनी आध्यात्मिक शक्ति थी कि लुओ फैंग ऐसी पागलपन भरी प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग करने में सक्षम था। प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक समय तक वह बड़ी मात्रा में क्रोधित राक्षसों से घिरा रहता है। लुओ फैंग के प्रशिक्षण के एक दिन का प्रभाव जंगल में एक औसत लड़ाकू के 1 महीने के प्रशिक्षण के बराबर हो सकता है। और एक औसत लड़ाकू वर्ष में केवल कुछ ही बार जंगल में प्रवेश करता है। इन 50 दिनों के प्रशिक्षण के साथ 9 स्टेज थंडर ब्लेड से लियू गुआन तकनीक के साथ लुओ फैंग ने अंततः मुश्किल से रूवेई क्लास में कदम रखा। मेरी तकनीक रूवेई कक्षा में कदम रखती है। हालांकि मेरा ब्लेड अभी भी वज्र ब्लेड के पहले चरण पर ही है। लुओ फैंग ने लगातार दूसरे चरण को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सका। हालांकि कौन जानता है कि लुओ फैंग का अपनी शक्ति पर कितना अधिक नियंत्रण है। जानते हैं कि पिछले 50 दिनों में लुओ फैंग ने 10,000 से अधिक राक्षसों को मार डाला। 10,000 राक्षस। अधिकांश लड़ाके अपने पूरे जीवन में इतने राक्षसों को नहीं मारेंगे। इतनी बड़ी मात्रा ने लुओ फैंग की सटीक, साफ और तेज ब्लेड तकनीक का निर्माण किया।
पिछले 50 दिनों में लुओ फैंग ने जो सबसे बड़ी चीज हासिल की वह अनुभव था। जीवन और मृत्यु की सीमा पर लड़ने, शांत रहने और निर्णय लेने का अनुभव। अब वह शांति से मौत की लड़ाई में मौका ढूंढने और हमला करने में सक्षम है। रू वेई वर्ग में प्रशिक्षण प्राप्त प्रत्येक लड़ाकू के पास ये क्षमता होती है। शाम के 5 बज चुके हैं, वापस जाने का समय हो गया है। लुओ फैंग ने अपनी सामरिक संचार घड़ी पर एक नजर डाली और सीधे अपनी पीठ पर बैकपैक के साथ छत से कूद गया। कुछ ही क्षणों बाद जब लुओ फैंग राजमार्ग पर चल रहा था तो वह काफी अच्छे मूड में था। अचानक उसे कपकपी महसूस हुई और वह अपना सिर घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने देखा कि 3 परछाइयां घबराकर राजमार्ग पर बहुत दूर तक चली जा रही थीं। कभी कभी वे तेजी से दौड़ते थे और कभी कभी वे 10 मीटर से अधिक दूर तक छलांग लगाते थे। ये परछाइयां बेहद तेज थीं। जो सामने दौड़ रहा है वह है वान डोंग। एक नजर में लुओ फैंग ने दौड़ रहे 3 में से एक को पहचान लिया। वह वास्तव में वान डोंग ही था जो लड़ाकू युद्ध परीक्षा में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति था। और उनके पीछे राक्षसों का एक काला समूह था। प्रत्येक राक्षस केवल लगभग 30 सेमी बड़ा था, जो मनुष्य की हथेली से बमुश्किल बड़ा था। हालांकि इन छोटे राक्षसों ने राक्षसों का एक समुद्र बना दिया, जिससे वान डोंग और अन्य 2 को अपने ब्लेड, ढाल आदि गिराने पड़े और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागना पड़ा। चूहे का ज्वार। लुओ फैंग हैरान था। यहाँ तक कि एक वारगॉट स्तर के लड़ाकू के पास भी अनंत चूहे के ज्वार में घिरे होने के बाद जीवित रहने का कोई मौका नहीं है, जिसे चूहा आपदा भी कहा जाता है। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय। संपर्क टॉस साइट मैप। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। निगल लिया तारा। C4 ग्रेड 3 चूहा ज्वार। खंड 4 अध्याय 4 ग्रेड 3 चूहा ज्वार। काले चूहे का ज्वार अनंत लग रहा था और पूरे राजमार्ग को कवर करने के लिए पर्याप्त चौड़ा था। ऐसा लग रहा था कि यह 100 मीटर से अधिक तक फैला हुआ है। प्रत्येक चूहे राक्षस की लंबाई 30 सेमी होने के कारण इस चूहे ज्वार में निश्चित रूप से 10,000 से अधिक राक्षस थे। और यह चूहे का ज्वार एक छोटा सा गिना जाता है। यहाँ तक कि एक वारगॉड भी मर जाएगा अगर वह इसमें फंस जाए। तो लुओ फैंग के पास केवल एक ही विकल्प था, दौड़ना। लुओ फैंग ने तुरंत राजमार्ग पर दौड़ना शुरू कर दिया। हु हु हु। वान डोंग और अन्य 2 ने बहुत समय पहले अपने ब्लेड, ढाल और अन्य हथियार फेंक दिए थे। उनमें से प्रत्येक तेजी से दौड़ रहा था क्योंकि उनके पीछे चूहे लगातार पीछा कर रहे थे। उनके बीच की दूरी 20 मीटर से घटकर 15 मीटर, 14 मीटर, 13 मीटर हो गई। लानत है, सेना को इतनी देर क्यों लग रही है? अगर वे जल्द नहीं आए तो हम मर जाएंगे। वान डोंग और अन्य लोगों ने अपने दिलों में शाप दिया और अपने दांत भींच लिए। जैसे जैसे वे तेज होते गए, उनके और चूहे के ज्वार के बीच की दूरी बढ़ती गई। वे सीधे 30 मीटर तक दूर चले गए। उसके बाद ही वान डोंग और अन्य 2 की गति धीमी पड़ने लगी। मैं अब और नहीं दौड़ सकता। नहीं मैं। वान डोंग और अन्य 2 ने एक दूसरे पर नजरें डाली और वे सभी गंभीर दर्द में थे। उनकी अधिकतम स्प्रिंट गति इस चूहे के ज्वार की तुलना में बहुत तेज है, लेकिन चूंकि यह उनकी अधिकतम है, वे इसे लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, ग्रैंड निर्वाण काल से पहले मनुष्यों के लिए 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना बहुत अच्छा था। 100 मीटर लगभग 10 सेकंड में। लेकिन 1000 मीटर के बारे में क्या? क्या वे ऐसा 100 सेकंड में कर सकते हैं? 10,000 मीटर, क्या वे इसे 1000 सेकंड में कर सकते थे? दरअसल ग्रैंड निर्वाण काल से पहले पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड लगभग 1580 सेकंड था। लड़ाके अब वैसे ही हैं। वान डोंग और अन्य लोग अपनी अधिकतम स्प्रिंट गति में 60 मीटर सेकंड दौड़ सकते हैं, लेकिन वे अब लगभग आधे घंटे से दौड़ रहे हैं। अभी वे मुश्किल से 40 मीटर सेकंड की गति बनाए रख सकते हैं। केवल जब चूहे उनके करीब आते हैं तो वे तेजी से भागने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर खुद को मजबूर करते हैं। वान डोंग और अन्य लोग लगभग 300 मील दौड़ चुके हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वे कितने थके हुए हैं। जल्दी करो और आओ, सेना। ये पुनः आपूर्ति बेस के काफी करीब है, फिर भी सेना यहाँ कैसे नहीं है? वान डोंग और अन्य 2 को अपने पैरों में दर्द महसूस होने लगा था। उनकी मांसपेशियां इतनी अधिक थक गई थी कि वे तेजी से दौड़ नहीं सकते थे। और लुओ फैंग ने अपने ब्लेड और ढाल को ले जाते समय 60 मीटर सेकंड की आश्चर्यजनक गति बनाए रखी। वान डोंग और अन्य 2 ने अपनी अधिकांश ऊर्जा खर्च कर दी है, लेकिन लुओ फैंग अभी भी चरम स्थिति में है। लुओ फैंग पहले से ही चूहे के ज्वार से काफी दूर था, इसलिए उसने जल्दी ही उन्हें खो दिया।
एक नजर से लुओ फेंग ने आकाश में दूर से एक गहरी नीली छाया आती देखी। सबसे पहले उसने सोचा कि यह किसी प्रकार का उड़ने वाला राक्षस है, लेकिन जैसे ही गहरे नीले रंग की उड़ने वाली वस्तु करीब आई, लुओ फेंग को एहसास हुआ कि यह क्या था। ये किसी प्रकार का चपटा, गोल, तश्तरी के आकार का सैन्य विमान था। सेना के अधिकांश विमान इसी आकार में बनाए जाते हैं, क्योंकि हवा में उड़ने वाले राक्षसों पर हमला करना और उनसे बचाव करना आसान होता है। सेना, ये सेना का विमान है। थकी हुई तिकड़ी ने अचानक उत्साहित होकर चिल्लाना शुरू कर दिया और उनमें से प्रत्येक ने गति बढ़ानी शुरू कर दी। लुओ फेंग, जो अभी भी दौड़ रहा था, भी धीमा हो गया। उसने अपना सिर उठाया और सैन्य विमान को राक्षसों की भीड़ की ओर भागते देखा। जब वह जमीन से लगभग 100 मीटर ऊपर था, तो वह राक्षसों के झुंड के बिल्कुल ऊपर मंडराने लगा। लुओ फेंग की दृष्टि से उसने विमान के निचले भाग से एक विशाल तोप को निकलते देखा। गड़गड़ाहट, एक कभी न खत्म होने वाली लौ ने तोप से भयंकर रूप से बाहर निकलना शुरू कर दिया, जिसने सीधे नीचे चूहे के ज्वार को ढक दिया। लौ का तापमान संभवतः कुछ 1000 डिग्री था और अधिकांश चूहे राक्षस जिंदा जल गए। अचानक, आमतौर पर साफ सुथरा रहने वाला चूहा ज्वार पूरी तरह से ढह गया। वे भयावह चीखें निकालते हुए सभी दिशाओं में भागे। हालांकि लौ के पिंजरे के नीचे अधिकांश चूहे राक्षस सीधे जलकर मर गए। चूहे राक्षसों का एक हिस्सा राजमार्ग के किनारे परित्यक्त खेतों में भाग गया, सीधे जमीन में दब गया और गायब हो गया। आप 4 सेनानियों, 1000 मील के दायरे में ग्रेड 3 चूहे का ज्वार उभरा है। कृपया पुनः आपूर्ति आधार पर वापस लौटें। चूहे के ज्वार की चेतावनी रद्द होने के बाद जंगल में वापस आने में देर नहीं हुई है, विमान से एक आवाज आई। अचानक वह हवा में उड़ गया और अन्य लड़ाकों को बचाने के लिए आगे बढ़ गया। वान डोंग और अन्य 2 ने गहरी, लंबी सांस छोड़ी। हमने अपनी जान बचाई है। हम खत्म होने के बहुत करीब थे। ये तीनों बेहद थके हुए थे। लुओ फेंग, वान डोंग दूर से चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कुछ खाने को है। हमें कुछ खाने को दो, पीने के लिए। लुओ फेंग आते ही हंसे। उसके सामने वान डोंग पहले की तरह ठंडा और उदास नहीं था। वह थक गया था और खुशी से भर गया था। लगभग 300 मील तक अपने जीवन की दौड़ लगाने के बाद उनके शरीर ने आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा खर्च की। लुओ फेंग ने अपने बैकपैक की साइड की जेब से एक बैग निकाला और 3 गेंदें निकाली। ये 3 उच्च ऊर्जा कैंडी हैं, और यहाँ पानी की एक बोरी है। लुओ फेंग ने उन्हें सौंप दिया और उनमें से प्रत्येक ने उच्च ऊर्जा कैंडी निकल ली। बोरे का पानी फट गया और जल्दी ही खत्म हो गया। लुओ फेंग, धन्यवाद, वान डोंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ। मेरे बगल वाले का नाम वांग के है। दूसरे को जियांग तू कहा जाता है। मैंने लंबे समय से क्रेजी के प्रसिद्ध नाम के बारे में सुना है, सुंदर वांके ने हंसते हुए कहा। पागल, तुम्हारी एक उच्च ऊर्जा वाली कैंडी का स्वाद सबसे महंगी मिठाई से भी बेहतर है। मैं भूख से मर रहा था, लेकिन अब मैं बहुत अधिक आरामदायक महसूस करता हूँ, जियांग तू ने कहा, जिसकी बड़ी दाढ़ी थी। लुओ फेंग चले और वान डोंग और अन्य 2 के साथ बातचीत की। आप लोगों ने चूहे के ज्वार का सामना कैसे किया? उस सैन्य विमान ने कहा। ग्रेड 3 रेप्टाइल। लुओ फेंग जिस शहर में था वह पुनः आपूर्ति केंद्र के बहुत करीब था, इसलिए उसे व्यक्तिगत रूप से चूहे के ज्वार का अनुभव करने का मौका नहीं मिला। मैंने आखिरकार देखा कि चूहों का ज्वार कितना शक्तिशाली है। वान डोंग ये कहने से खुद को रोक नहीं सका। इससे पहले हम एक देहाती शहर में एक आवासीय अपार्टमेंट की छत पर आराम कर रहे थे, लेकिन अचानक पूरे शहर में बड़ी मात्रा में चूहे दिखाई देने लगे। ये सचमुच अनंत था। हम इतने डर गए थे कि हमने छत से छत तक भागने के लिए तुरंत स्टील के तारों का इस्तेमाल किया। हमारी नीचे जाने की हिम्मत नहीं हुई। लुओ फेंग आश्चर्यचकित था। वह एक ऐसे दृश्य की कल्पना करने में पूरी तरह से सक्षम था जिसमें एक देहाती शहर में अनगिनत संख्या में चूहे राक्षस दिखाई दे रहे थे। शुक्र है, हमारा दस्ता देहाती शहर के उपनगरीय इलाके में था। हमने अपने दांत भींच लिए, सबसे कम चूहों वाली गली चुनी और अपनी जान बचाकर भागे। हालांकि रास्ते में हमें एक और चूहे के ज्वार का सामना करना पड़ा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमारा दस्ता केवल विभाजित होकर भाग सकता था, जिससे चूहे का ज्वार भी विभाजित हो गया। हम भाग्यशाली थे। हम राजमार्ग की ओर भागे और केवल एक छोटा सा चूहा ज्वार हमारा पीछा कर रहा था। दौड़ते समय वांके और मैं इस जियांग तू आदमी से मिले। वह भी लगभग उसी अनुभव से गुजरा जो हमने अनुभव किया था। वान डोंग ने ये कहते हुए फूट फूट कर हंसा। मुझे आश्चर्य है कि कप्तान और अन्य लोग कैसा कर रहे हैं। कई सड़कों और गलियों वाले स्थान पर वे अलग होकर भाग सकते हैं, जिससे चूहों का ज्वार भी विभाजित हो सकता है।
हालांकि उन्होंने राजमार्ग पर ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसके बगल में केवल परित्यक्त खेत थे। इंसानों के लिए इन क्षेत्रों में दौड़ना कठिन है, और खेतों के भौगोलिक वातावरण का वास्तव में चूहे के राक्षसों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि हर कोई राजमार्ग पर दौड़ता है और परित्यक्त खेतों में प्रवेश करने को तैयार नहीं होता है। लुओ फैंग और अन्य लोग लड़ाकू पुनः आपूर्ति बेस में पहुंचे। इस समय बेस के गेट पर बड़ी संख्या में लड़ाके जमा थे। पागल, मुझे पता था कि तुम मरोगे नहीं। पागल, क्या तुमने #0231 देश स्तरीय शहर में बूढ़े लियो और अन्य लोगों को देखा? जैसे ही वह पुनः आपूर्ति बेस में चला गया, लुओ फैंग को पहचानने वाले कई लड़ाके अपना अभिवादन देने और सवाल पूछने आए, क्योंकि चूहे के ज्वार का विस्फोट एक बेहद खतरनाक मामला है। शुक्र है, ये सिर्फ ग्रेड 3 रेप्टाइड था, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक नहीं था। यदि यह पौराणिक ग्रेड 1 रेप्टाइड होता, तो पूरा जियांग नान मुख्यालय शहर भी खतरे में पड़ जाता। ओल्ड वांग, क्या मेरा कप्तान और अन्य लोग अभी तक लौटे हैं? वान डोंग ने इधर उधर पूछना शुरू कर दिया। उन्हें नहीं देखा। आपका कप्तान और अन्य लोग वापस नहीं आए हैं, ये यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया गया है। अल्पविराम अल्पविराम। आज पुनः आपूर्ति आधार के लिए एक दुखद दिन था। बहुत से लड़ाकों ने अपनी जान गंवाई। जहां तक आज जंगल में प्रवेश करने वाले 3 युद्ध देवताओं की बात है, उनमें से एक वास्तव में अनंत चूहे के ज्वार से घिरा हुआ था और उसमें खो गया था। चूहे के ज्वार ने उनके पास जो कुछ भी था, उस पर पागलपन से हमला किया और एक वारगॉड को मार डाला। हाँ, आज एक मानव युद्धदेव गिर गया है। चूहे के ज्वार में केवल सैनिक स्तर के चूहे राक्षस ही नहीं हैं, कमांडर स्तर के अस्तित्व भी हैं। और चूहे के ज्वार का नेता बेहद बुद्धिमान है। एक बार जब वे एक लक्ष्य का चयन कर लेते हैं, तो वे बाकी सभी चीजों की उपेक्षा कर देंगे। ऐसा कहा गया था कि जब वह मानव युद्धदेव संघर्ष कर रहा था, तो लगभग 10 गगनचुंबी इमारतें नष्ट हो गईं, जिससे लाखों चूहे राक्षस मर गए। अफसोस की बात है कि करोड़ों चूहे राक्षसों का चूहे के ज्वार के लिए कोई मतलब नहीं है, जिसमें अरबों लोग शामिल हैं। उस वजह से ये वारगॉड मर गया। गड़गड़ाहट, काले बादल छा गए और कठोर हवाओं ने पूरी भूमि को ढक लिया। कभी कभी बादलों की गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देती थीं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही भारी बारिश होने लगती थी। पुनः आपूर्ति बेस में एक विला की छत पर लुओ फैंग बालकनी पर बैठा था। कप्तान, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली था। चूहे के ज्वार से घिरा नहीं हुआ। भाई चेन, हाँ, मैं ठीक हूँ। भाई टाई, हाँ हाँ, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। बेशक मैं ठीक हूँ। लुओ फैंग को कई फोन कॉल प्राप्त हुए, क्योंकि ग्रेड 3 रैप्टाइड घटना एक पीढ़ी में केवल एक बार दिखाई देती है। इस वजह से जियांग नान शहर के अधिकांश लड़ाकों को पता था कि क्या हुआ था। जब भी कोई चूहा ज्वार या उससे भी अधिक भयानक चींटी ज्वार का मामला आता है, तो कई मानव लड़ाके मर जाते हैं। इस मामले में एक मानव वारगॉड गिर गया है। पूरे जियांग नान शहर के लिए एक बड़ी क्षति। सिर्फ ग्रेड 3 के चूहे के ज्वार के कारण इतने सारे लोग मारे गए। फिर पौराणिक ग्रेड 1 चूहे के ज्वार के बारे में क्या? या मनुष्यों और राक्षसों के बीच पौराणिक युद्ध। मनुष्य और राक्षसों के बीच का युद्ध दो सभ्यताओं के बीच का युद्ध है, दो जातियों के बीच का युद्ध है। एक बार जब युद्ध शुरू होता है, तो अनगिनत प्रकार के राक्षस प्रकट होते हैं। जमीनी राक्षस, सभी प्रकार के उड़ने वाले राक्षस, गुणवत्ता की मात्रा का उपयोग करने वाले राक्षस, अथाह शक्ति वाले राक्षस, बिल खोदने वाले राक्षस, जहरीले राक्षस, उड़ने वाले हमले और ध्वनि तरंग हमले वाले राक्षस। भूमि और आकाश असंख्य राक्षसों से आच्छादित हैं। जमीन में बिल खोदने वाले राक्षस भी हैं, और झीलों में भी राक्षस हैं। चूहे का ज्वार और चींटियों का घोंसला जैसी चीजें उन्हीं का एक हिस्सा हैं। ये सबसे भयानक युद्ध है। राक्षस हम इंसानों के दुश्मन हैं। फिलहाल समुद्र पर राक्षसों का पूरा नियंत्रण है। जमीन पर इंसानों को फायदा है। हालांकि आकाश में राक्षसों को फायदा है। इंसानों को मुख्यालय वाले शहरों में घुसने और वहां से हमले का जवाब देने के लिए मजबूर किया जाता है। लुओ फैंग को पहले कभी इसका एहसास नहीं हुआ। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे राक्षसों को सिर्फ लड़ाकों द्वारा मारा जा रहा है, लेकिन आज आखिरकार उसे एहसास हुआ। राक्षस पृथ्वी से मानवता का सफाया करने में पूरी तरह सक्षम है। यदि मानवता विलुप्त हो जाती है, तो परिवार के बारे में बात करने का क्या मतलब है? संस्कृतियों, नैतिकता और नैतिकता के बारे में बात करने का क्या मतलब है? मेरी ताकत पर्याप्त नहीं है। बहुत करीब भी नहीं। लुओ फैंग ने अनंत आकाश और पृथ्वी को देखा। बूम का गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई, और आकाश से बिजली की चमक गिरी। वज्र। लुओ फैंग ने दूर आकाश में बिजली को देखा और अचानक उसके दिल में कुछ सूझा। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां
गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा। C5 आकार ले लिया। खंड 4 अध्याय 5 आकार लिया गया। बूम क्रैकल आसमान से एक के बाद एक बिजली गिरती जा रही थी। कभी कभी प्रकाश की दो चमक आकाश में सांपों की तरह एक दूसरे के चारों ओर लिपटकर बिजली का रूप ले लेती हैं। यहाँ तक कि एक गिरोह का नेता भी सर्वशक्तिमान बिजली के बोल्ट की चपेट में नहीं आना चाहेगा। आश्चर्यजनक वोल्टेज संभवतः उन्हें तुरंत धूल में बदल देगा। भयंकर तीखा सब कुछ नष्ट कर देना। लुओ फैंग छत की बालकनी पर बैठा चुपचाप देखते हुए बड़बड़ा रहा था। पिछले दिनों लुओ फैंग की तकनीक के प्रशिक्षण के साथ उनकी तकनीक अंततः मुश्किल से रूवेई क्लास में कदम रख पाई। जहां तक उसकी ब्लेड तकनीक की बात है, लुओ फैंग केवल अपनी तलवार की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम है। 10,000 से अधिक राक्षसों को मारने के बाद और 9 स्टेज थंडर ब्लेड को पहले से ही आवश्यक नियंत्रण की मात्रा जोड़ने के बाद लुओ फैंग का अपने ब्लेड पर वर्तमान नियंत्रण पहले से ही वेई टाई और वेई किंग से काफी ऊपर है। हालांकि लुओ फैंग 9 स्टेज थंडर ब्लेड के दूसरे चरण को पूरा करने में सक्षम नहीं था। वह हमेशा दूसरा चरण पूरा करना चाहते थे। जान ले कि यह निर्देश पुस्तिका अत्यंत शक्तिशाली है। पहला चरण आपको आपकी मूल शक्ति का 140% देता है, लेकिन दूसरा चरण आपको 210% देता है। यह आपको पहले चरण की शक्ति से पूरी 50% वृद्धि देता है। दूसरे शब्दों में, एक उन्नत स्तर का योद्धा एक शुरुआती स्तर के सरदार की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। और 9 स्टेज थंडर ब्लेड का 9वां चरण 700% है, जो मूल से 7 गुना है। एक उन्नत योद्धा एक शुरुआती स्तर के सरदार की शक्ति का उपयोग कर सकता है। ये 9 स्टेज थंडर ब्लेड की शक्ति है। हालांकि पूरी दुनिया में सभी 9 चरणों में महारत हासिल करने वाला एकमात्र व्यक्ति निर्माता थंडर गॉड है। हाँ, ऐसे ही लुओ फैंग, जो हमेशा अपनी ब्लेड तकनीक का अभ्यास करता था, उसने अपने सामने बिजली चमकते हुए देखा। जैसे ही उसने देखा, उसने अपने दिल में कुछ समझ लिया। थोड़ी देर के बाद वह तुरंत अपना भूत ब्लेड लेने के लिए दूसरी मंजिल पर चला गया। इसके बाद वह हाथ में घोस्ट ब्लेड लेकर छत पर तेज बारिश में प्रैक्टिस करने लगा। दूर बिजली की चमक धीमी पड़ने लगी। निर्देश पुस्तिका के स्पष्टीकरण के अनुसार प्रत्येक ब्लेड मास्टर की अपनी अवधारणा होती है। स्क्रॉल के अनुसार आपको 9 स्टेज थंडर ब्लेड में आगे बढ़ने के लिए अपनी ब्लेड तकनीक की सीमाएं बढ़ानी होंगी। ये बिजली का बोल्ट। लुओ फैंग ने भारी बारिश में अपने ब्लेड को बार बार घुमाना शुरू कर दिया। शू पहले के विपरीत, लुओ फैंग प्रशिक्षण के दौरान अपने दिल की भावना को समझने की कोशिश कर रहा था। जब उसने बिजली चमकती देखी तो उसे जो अनुभूति हुई, त्वरित, विस्फोटक और अत्यंत संक्षिप्त अनुभूति। लुओ फैंग के ब्लेड ने चारों ओर फिसलते ही प्रकाश फैलाया। फटे फूटे फूटे। लुओ फैंग ने अपने शरीर से एक और शक्ति निकालने के लिए अपने दिल की भावना का पालन करने की कोशिश की। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं केवल पहला चरण ही कैसे शुरू कर सकता हूँ, दूसरा कैसे नहीं। अल्पविराम अल्पविराम। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन लुओ फैंग पूरी तरह से अपने ही ब्लेड की दुनिया में डूबा हुआ था। उसके पास बारिश की चिंता करने का समय नहीं था। और आज रात लुओ फैंग ने आश्चर्यजनक रूप से कोई आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण नहीं लिया। वह बस 9 स्टेज थंडर ब्लेड को जारी रखता रहा। हालांकि बार बार ऐसा करने से लुओ फैंग का शरीर बहुत थक गया, लेकिन लुओ फैंग रुकना नहीं चाहता था। इसलिए हर बार जब वह अपना ब्लेड घुमाता था, तो दोबारा घुमाने से पहले बस थोड़ा रुकता था। अल्पविराम अल्पविराम। दूसरे दिन की सुबह बारिश काफी देर पहले ही रुक चुकी थी और पूर्व दिशा के आसमान से हल्की सी चमक दिखाई देने लगी थी। सर्दी की ठिठुरन भोर में ही स्पष्ट हो गई थी, लेकिन लुओ फैंग, जो पूरी तरह से भीगा हुआ था, बालकनी पर बैठते ही अपने ब्लेड को पकड़ लिया और भौहें चढ़ा ली। मैं क्या खो रहा हूँ? लुओ फैंग ने स्वयं सोचा था कि उसे दूसरे चरण को शुरू करने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों ने भी पहले से ही दूसरी ताकत को उजागर करना शुरू कर दिया था, लेकिन हर बार ऐसा लगता था कि यह बाहर आने ही वाला था, लेकिन अंत में यह असफल हो गया। बस थोड़ा सा गायब है। ड्रिप। बारिश की एक बूंद सीधे छत की बालकनी पर बने पोखर में गिरी। पानी की शांत सतह तरंगित हुई और धीरे धीरे सभी दिशाओं में फैल गई। लुओ फैंग को अपने दिल में कुछ महसूस हुआ। उसके मन में एक विचार आया। विनाशकारी बिजली के बोल्टों के साथ उन्होंने जो दृश्य देखा, वह अत्यंत तीव्र था। हालांकि बारिश की एक बूंद से उत्पन्न लहरें बेहद धीमी थीं। बस लंबे समय के लिए नहीं। आपके शरीर की फिटनेस का स्तर केवल इतना ही ऊपर जा सकता है।
9वां चरण आपको अपने से 7 गुना अधिक विस्फोटक शक्ति प्रदान करने के लिए है। हालांकि यदि आप उस सीमा की ओर बढ़ते रहेंगे तो आपका शरीर उसका सामना कैसे कर पाएगा। लुओ फैंग उत्सुकता से खड़ा हो गया और हाथ में अपने भूतिया ब्लेड के साथ सीधे उसके सामने वाले क्षेत्र पर हमला कर दिया। ब्लेड अपनी पहली गति में अपेक्षाकृत तेजी से चलता है। हालांकि तुरंत एक और बल जोड़ें और दूसरी, उनमें से 2 को लगातार जोड़ें। ब्लेड हवा में फिसल गया। रंबल की आवाज आई। लुओ फैंग का दाहिना हाथ एक पल के लिए मूल रूप से थोड़ा ऊपर उठ गया, स्पष्ट रूप से उसके बाएं हाथ से बड़ा हो गया। बस ऐसे ही लुओ फैंग ने अपना ब्लेड वापस खींच लिया और उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। पानी की चिकनी कोमल सतह की तरह उसके शरीर की मांसपेशियों के सबसे गहरे हिस्से स्वाभाविक रूप से दोनों शक्तियों से जुड़े हुए थे और इन 2 ताकतों ने तुरंत भूत ब्लेड की गति को बिजली की तरह आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक बढ़ा दिया। 9 स्टेज थंडर ब्लेड का दूसरा चरण आखिरकार पूरा हो गया। अपनी ब्लेड तकनीक से लुओ फैंग एक निम्न स्तर के सरदार की ताकत तक पहुंचने में सक्षम है। इसमें अपनी रू वे क्लास तकनीक जोड़ने पर यहां तक कि एक नियमित निम्न स्तर का सरदार भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अत्यधिक खुशी में लुओ फैंग सीढ़ियों से नीचे भागा और तुरंत फोन के माध्यम से नाश्ते का ऑर्डर दिया। उन्होंने खुशी खुशी अपना नाश्ता खत्म किया और आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हो गए। सही नहीं, मेरा ब्लेड मजबूत हो गया है, लेकिन इसमें केवल क्रूर बल है। लुओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और तुरंत अपना भूतिया ब्लेड फिर से उठा लिया। जब मैं 2 बलों को लागू करता हूं तो मैं बिल्कुल नियंत्रित करने में पूरी तरह से सक्षम हूं। इस तरह मैं अपने ब्लेड को कम पूर्वानुमानित बना सकता हूं। लुओ फैंग ने प्रशिक्षण हॉल में अपना ब्लेड घुमाना शुरू कर दिया। चूंकि वह अपना बल 2 बार लगाता है, लुओ फैंग का ब्लेड 2 बार और बदलता है। ये 9 स्टेज थंडर ब्लेड में प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति और एक औसत व्यक्ति के बीच अंतर है। थू ब्लेड अजीब और अनियमित था। स्विंग और फिर से लुओ फैंग के दिमाग में आसमान से गिरती बिजली की तस्वीरें आती रहीं और लहर पैदा करने वाली पानी की बूंदों की छवियां। यही वह एहसास था जिसे वह हर बार अपने ब्लेड को घुमाने के लिए खोज रहा था। उसे अपने लिए एक ब्लेड तकनीक खोजने की जरूरत है। 9 स्टेज थंडर ब्लेड बस उसे अपनी ताकत बढ़ाने की एक तकनीक देता है। लुओ फैंग को एक ऐसी ब्लेड तकनीक का अनुभव करने और खोजने की जरूरत है जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो, और उसे एक ऐसी तकनीक की कल्पना करने की जरूरत है जो उसके शरीर को 9 स्टेज थंडर ब्लेड के बल को बिना किसी कमी के झेलने दे। अल्पविराम अपनी तकनीक के निर्माण में डूबे हुए उसकी मांसपेशियों की थकान ने लुओ फैंग के उत्साह को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। हर बार जब वह अपना ब्लेड घुमाता, तकनीक और अधिक अनियमित हो जाती। ब्लेड कभी कभी हवा में खींचते समय प्राप्त होने वाले 2 हल्के कंपनों से हल्की शॉकवेव्स भी बनाता था। लुओ फैंग को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। शियो ब्लेड ने बिजली की तरह और कोहरे की तरह रोशनी खींची। इसमें कुछ कुछ धुंधली ट्रांस जैसी अनुभूति थी, लेकिन उसी क्षण ब्लेड बिजली के बोल्ट की तरह गायब हो गया। वह वो है। अंततः लुओ फैंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उसने लापरवाही से अपना ब्लेड घुमाया तो उसके शरीर की मांसपेशियां शिथिल हो गईं। फिर वह तुरंत बल लगाता और फिर आराम की स्थिति में आ जाता। इस तरह बार बार राज्यों को बदलने से लुओ फैंग को युद्ध में लंबे समय तक लड़ने में सक्षम बनाया जा सकेगा। निर्देश पुस्तिका के अनुसार मैं अंततः मूल भाग से आगे निकल गई और गर्भधारण के भाग पर काम शुरू कर दिया। हालांकि मैंने बमुश्किल सीमा को छुआ था, लुओ फैंग बेहद खुश था। मुझे अपनी तकनीक को क्या कहना चाहिए? चूंकि मुझे इस तकनीक की प्रेरणा बिजली देखने से मिली, इसलिए मैं इसे कहूंगा वज्र। अंततः लुओ फैंग के पास अपनी तकनीक थी। हालांकि मेरी ब्लेड तकनीक थंडरबोल्ट अभी बनाई गई है, मैं भविष्य में इसमें सुधार करता रहूंगा, लुओ फैंग ने चुपचाप कहा। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी सामरिक संचार घड़ी की ओर देखा। दोपहर के 2 बज चुके थे। पिछली रात से अब तक उन्होंने अपनी ब्लेड तकनीक का अभ्यास करने में लगभग 20 घंटे बिताए। कुछ ही दिनों में फायर हैमर दस्ता इकट्ठा हो जाएगा। मेरी तकनीक और ब्लेड तकनीक में सुधार हुआ है, इसलिए मैं वापस जाऊंगा और कुछ दिनों के लिए आराम करूंगा। लुओ फैंग प्रसन्न मूड में था। दोपहर का भोजन करने के बाद उसने अपना सामान इकट्ठा किया और पुनः आपूर्ति अड्डे से जियांगनान शहर की ओर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। लगभग 50 दिनों के प्रशिक्षण और 10,000 से अधिक राक्षसों को मारने से लुओ फैंग की तकनीक और ब्लेड तकनीक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिली, और उनकी बनाई ब्लेड तकनीक थंडरबोल्ट ने आखिरकार आज आकार ले लिया है। हालांकि यह सरल था, फिर भी उन्होंने इसे तब बनाया जब वह केवल 18 वर्ष के थे।
कोई नहीं कह सका कि ब्लेड तकनीक थंडरबोल्ट किस स्तर तक पहुंचने में सक्षम थी। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप।